नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने नए चैनल के बारे में छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। चैनल का नाम है अपने विशाल सर आराम से। सबसे पहले तो इसमें आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी। ठीक है, कौन सी वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म भरना है, करंट अफेयर्स की आपको क्लासेस मिलती रहेगी रेगुलरली। आज अपन करंट अफेयर की क्लास से ही शुरू करेंगे। आज अपन मैथ से शुरू करेंगे और करंट अफेयर्स भी आपको मंथली मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपन कवर है नहीं करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे और एक छोटे से भाग में अपन करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे और आप देखेंगे उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा करंट भी कौन सा कवर करेंगे, राजस्थान का भी करंट अफेयर होगा, उसमें इंडिया का भी होगा और उसमें इंटरनेशनल का भी होगा। रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, साथ में तो आपको उसकी भी क्लासेस मिलती रहेगी और हफ्ते में एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का अपन ने डिस्कशन भी लेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं मार्च का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स अपन जो पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे उस मंथ के लिए, तो आप ये चिंता ना करें कि उससे बाहर कुछ जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क कहाँ विकसित किए जा रहे हैं। अपन कब का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं मार्च से सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार से अपन चलेंगे। तो हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क कहाँ विकसित किए जा रहे हैं। तो देखो 2 नए सोलर पार्क, एक तो 800 मेगावाट का, एक 1000 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं और किए कहाँ जा रहे हैं, जैसलमेर और बीकानेर में। जैसलमेर में अपने 800 मेगावाट का सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है, बीकानेर में 1000 मेगावाट का। यहाँ पर एक शब्द पकड़िए, सोलर पार्क यानी सौर ऊर्जा। देखिए अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं है क्योंकि अपने यहाँ पर जो सूर्य है वो 365 दिनों में से 325 दिन अपन को सूर्य की किरणें मिलती है। तो सौर ऊर्जा के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति, तो वो कब आई थी, 2011 में। कब आई थी, 2011 में पहली सौर ऊर्जा। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने अपनी एक पर्टिकुलर सौर ऊर्जा नीति निकाली थी। ठीक है, अभी कौन सी सौर ऊर्जा नीति चल रही है, इसके बाद 2014 में आई थी, अभी चल रही है सौर व पवन ऊर्जा नीति। सौर व पवन ऊर्जा नीति दोनों एक ही डेट को आई थी, 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 सौर ऊर्जा में अपने राजस्थान का पहला स्थान है। देखिए यहाँ पर एक मैं चीज क्लियर कर लूं कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे इस साल का देखोगे जो कि फरवरी में आया था, तो अपना सौर ऊर्जा में स्थान कौन सा था, दूसरा। लेकिन उसके बाद में अपन ने कर्नाटक को पीछे छोड़कर कौन सा स्थान ले लिया, अब पहला। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप कौन सा करेंगे, सेकंड। सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट अगर अपन अपने राजस्थान में देखें तो सबसे बड़ा है भल्ला जोधपुर। भल्ला जोधपुर में जो अपना सोलर प्लांट है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 2245 मेगावाट। कितनी है भाई, 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन की इसकी क्षमता है। अच्छा, इसमें जो बिजली का उत्पादन होता है वो कितने यूनिट में होता है, 4 यूनिट में। कितने यूनिट में, 4 यूनिट में। ये 4 यूनिट है। इसकी पहली यूनिट लगी थी 65 मेगावाट की, दूसरी लगी थी 680 यूनिट की, तीसरी लगी थी 1000 यूनिट की और चौथी लगी थी 500 मेगावाट की।
पहली 65, दूसरी 680, तीसरी यूनिट में 1000 मेगावाट, चौथी में 500। 65, 680, 1500। देखिए 65 और जो 680 मेगावाट की दो यूनिट है, इनमें बिजली का उत्पादन कर रहा है RSPDC, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1000 वाली यूनिट में बिजली का उत्पादन कर रहा है सूरज ऊर्जा और ILFS। ये आपके तीसरी यूनिट में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और चौथी यूनिट में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है अडानी द्वारा। यानी चौथी यूनिट में वित्तीय सहयोग किसका था? अडानी एंटरप्राइजेज का था। जो आपके संगणक का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भल्ला जोधपुर में स्थित सोलर पार्क की तीसरी यूनिट में बिजली का उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतना डीप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 3 सोलर पार्क और है। एक है फतेहगढ़, दूसरा है आपका नोक सोलर पार्क, तीसरा है फलोदी। पहला अपन ने देख लिया भल्ला जोधपुर। इसके अलावा 3 सोलर पार्क और है, फतेहगढ़, नोक और फलोदी। देखिए फतेहगढ़ की उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट, नोक की है 950, 925, फलोदी की कितनी है 750 मेगावाट। तीनों की याद होनी चाहिए। पहले अपन ने पढ़ा भल्ला जोधपुर 2245, 4 यूनिट 65, 680, 1500। बाद में है आपके 1500 मेगावाट का फतेहगढ़, फिर नोक सोलर पार्क, फिर फलोदी। फतेहगढ़ में अडानी एंटरप्राइजेज है, इनके द्वारा ये लगाया गया है तथा इनके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। नोक सोलर पार्क में जो कंपनी है वो है RSPDC। तीसरी है ये फलोदी वाला है, ये जोधपुर में स्थित है। इसमें बिजली का उत्पादन किया जा रहा है सूरज ऊर्जा द्वारा। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पर सौर ऊर्जा के बारे में एक छोटी सी डिटेल पढ़ी है। सौर ऊर्जा के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में। सौर व पवन ऊर्जा नीति कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 में। 18 दिसंबर 2019 में। 4 बड़े बड़े अपने सोलर पार्क है, उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? भल्ला जोधपुर। भल्ला जोधपुर कितने यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है? 2245 मेगावाट। 4 यूनिट है 65, 680, 1500। दूसरा अपन ने पढ़ा फतेहगढ़, उसमें 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है तथा उसमें उत्पादन कर कौन रहा है? तो वो कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेज। फतेहगढ़ के बाद में था नीचे उसके नोक सोलर पार्क में बिजली उत्पादन 950, फलोदी में 750 मेगावाट। क्लियर है भाई इतनी बातें? तो पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, सौर व पवन ऊर्जा नीति साथ में आई थी 18 दिसंबर 2019 में। अगर अपन थोड़ी सी पवन ऊर्जा की भी बात करें तो पहली पवन ऊर्जा नीति ये कब आई थी? तो ये आई थी 2012 में। 2011 में आई थी सौर ऊर्जा, 2012 में आई थी पवन ऊर्जा नीति। ठीक है, अभी आपको बताया 18 दिसंबर 2019 को पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति यानी सौर व पवन ऊर्जा का साथ में ही आया था, तो अपन ने साथ में ही पढ़ लिया उनको। पवन ऊर्जा के अगर अपन प्रोजेक्ट देखें तो पहला तो है अमर सागर। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अपन ने पहला देखा है अमर सागर, जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अपन देख रहे हैं बड़ा बाग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो अमर सागर, एक बड़ा बाग। बड़ा बाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये राजस्थान का पहला निजी सोलर पार्क है। ओ माफी चाहता हूं आपसे, पहला निजी पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, ठीक है। एक है फड़ौदी में, एक है फड़ौदी में जो कि जोधपुर में है, और एक आखिरी याद रखना आपको देवगढ़, जो कि आपको मिलेगा राजसमंद। कहाँ मिलेगा? राजसमंद में। क्लियर है इतनी बातें? तो अपन ने सौर ऊर्जा भी देख लिया, पवन ऊर्जा भी। क्वेश्चन क्या था अपन अपना? बीकानेर और जैसलमेर में 1000 तथा 500 यूनिट उत्पादन क्षमता वाले 2 सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो उसी से अपन ने सोलर ऊर्जा को देखा, उसके बाद में अपन ने पवन ऊर्जा को देखा है। पहली पवन ऊर्जा नीति 2012, पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट अमर सागर जैसलमेर राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान का पहला निजी पवन प्रोजेक्ट। निजी ये है, सरकारी पहला ये था, ठीक है। फिर फड़ौदी जोधपुर और देवगढ़ राजसमंद। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पूरी की पूरी डिटेल अपन ने एक ही जगह पर पढ़ ली है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, मार्च में डूंगरपुर में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया। अच्छा, अब मेरी पुलिस मेरी दोस्त किन के लिए चलाया जाएगा? बालिकाओं को उनके जो भी हक है, उनके जो भी अधिकार है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए डूंगरपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान का संबंध किस जिले से है? तो वो किससे है? डूंगरपुर से चलाया गया। याद रहेगा दोस्तों आपको, डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाया गया। इतनी चीजें अपन ने देख ली है, तो ये क्वेश्चन पूरा अपना कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक बात और, अलवर और भरतपुर आप जानते हैं मेवात क्षेत्र कहलाता है। चरणदासी संप्रदाय का यहीं पर प्रभुत्व था, ठीक है। तो उनके ग्रंथ भी यहीं पर मिलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। सीएम दूध उत्पादन संबल योजना में अनुदान कितने रुपए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, सीएम दुग्ध उत्पादन संबल योजना, पहली बात तो यह आई कब थी? योजना शुरू कब हुई? तो 1 फरवरी 2019 को। कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 को। इसके तहत क्या किया जाता है? तो इसके तहत जो अपने यहाँ पर पशुपालक है, जो दूध बेचकर अपना व्यापार करते हैं तथा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको सहयोग करने के लिए सीएम ने ये दूध उत्पादन संबल योजना शुरू की है। उन्हें प्रति किलो दूध की सेल पर अनुदान दिया जाता था। पहले दिया जाता था 2 रुपए, पहले दिया जाता था 2 रुपए अनुदान। अब उस अनुदान को 5 रुपए कर दिया गया है, यानी 3 रुपए बढ़ाकर अब प्रति किलो अनुदान कितने रुपए कर दिया है? 5 रुपए कर दिया गया है। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि सीएम ने पशुपालन के लिए ये योजना चालू की है।
ठीक है, यानी पशुपालन अपने यहाँ एक आजीविका का मुख्य साधन है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात समझाने हेतु जीडीपी के कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा, जो इस बार अपनी जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको ये कई जगह नाम मिल सकता है जीएसडीपी, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि अपना जो राजस्थान है वो एक स्टेट है, इसलिए कई जगह ये भी नाम यूज होता है। ठीक है, मैं इसे जीडीपी लिख रहा हूँ। आप जानते हैं एक जो भी एरिया, जैसे अपने राजस्थान के जीडीपी की बात करेंगे तो राजस्थान के क्षेत्र में जितनी भी सेवाओं तथा वस्तुओं के मूल्य का उत्पादन हो रहा है वही यहाँ की जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी में दो प्रकार से निकाली जाती है, एक तो स्थिर मूल्यों पर, किसके ऊपर? स्थिर मूल्यों के ऊपर, एक परिवर्तनशील मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों में आधार वर्ष ले लिया जाता है, आधार वर्ष ले लिया जाता है 2011-12। यानी मान लीजिए अपन ने पूरे राजस्थान में एक साल में केवल और केवल 100 मोबाइल बनाए। अगर मैं उनकी आज 2022 में कीमत लगाऊं तो प्रत्येक मोबाइल की कीमत है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 20 रुपए। ठीक है, 2022 में। लेकिन अगर मैं स्थिर मूल्य पर निकालूंगा तो मैं इसी मोबाइल की कीमत आधार वर्ष, जो कि कितना है 2011-12, मान लीजिए उसकी उस समय उसकी कीमत थी 8 रुपए। ठीक है, तो अब अपनी जीडीपी का मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुणा 20, यानी परिवर्तनशील मूल्यों पर कितनी हो जाएगी जीडीपी अपने राजस्थान की? 2000। लेकिन स्थिर मूल्यों पर 800 रुपए, क्योंकि 8 रुपए प्राइस है। 100 मोबाइल अपन ने पूरे राजस्थान में एक साल में बनाए हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया, तो ये अपनी जीडीपी हो जाएगी। यानी एक जो भी क्षेत्र है उसके अंदर, जैसे अपने राजस्थान की पूरे की बात करते हैं तो राजस्थान के सीमा के तहत जितना भी उत्पादन किया गया है वस्तुओं और सेवाओं का, उनके मूल्य का योग ही क्या है? जीडीपी है। मैंने कहा दो तरीके से निकालते हैं, एक तो स्थिर मूल्यों पर, एक परिवर्तनशील मूल्यों पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपनी अगर स्थिर मूल्यों के ऊपर जीडीपी को देखें तो वो है 7.33 लाख करोड़ इस वर्ष की। 2021-22 में अगर अपन देखें वित्तीय वर्ष, तो उसमें अपनी स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी कितनी है? सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, 7.33 लाख करोड़। और परिवर्तनशील मूल्यों पर 11.96 लाख करोड़। याद रहेगा आपको, 7.33 लाख करोड़ और 11.96 लाख करोड़, ये अपने जीडीपी का मूल्य है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, यानी वृद्धि कितनी हुई पिछले साल से, तो यहाँ पर वृद्धि है 11%, यहाँ पर वृद्धि कितनी है? 18% वृद्धि है, दोनों में ही 11% और 18% वृद्धि दर्ज की गई है पिछले साल के तुलना में। 11.04 है और ये 18.04 एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर एक बात सुनिएगा, अगर मैं अपनी स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी है जिसका मूल्य कितना है 7.33 लाख करोड़ रुपए, उसको अगर मैं 3 भागों में बांटूं, और वो 3 भाग मैंने कौन से किए? IAS यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग, एग्रीकल्चर यानी कृषि, और सर्विस यानी सेवा क्षेत्र। मैंने अपनी जो स्थिर मूल्यों के ऊपर जीडीपी थी उसमें किसका कितना योगदान है, तो अपन जीडीपी के 3 टुकड़े करते हैं। जीडीपी के मैं 3 टुकड़े के उद्योग से कितनी जीडीपी बनाई इस साल,
कृषि से कितनी बनाई और सेवा से। अगर इंग्लिश में लिखे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, तो स्थिर मूल्यों पर इसका योगदान है, एक मिनट, 26 से 28 और 44। योगदान कितना है? 26, 28 और 44। माफी चाहता हूं दोस्तों, 26, 30 और 45 ये योगदान है। अच्छा, अगर मैं इधर देखूं परिवर्तनशील मूल्यों पर, तो इधर योगदान है 24, 28, 45, यही तीनों का IAS का, ठीक है। तीनों का योगदान कितना है? 24, 28, 45। ये अपने योगदान है जीडीपी में तीनों क्षेत्र का। अब यहां पर मैं अगर केवल और केवल कृषि को लूं, तो कृषि में 4 चीजें ऐड होती है। पहली चीज ऐड जो होती है आपके कृषि में, वो तो है फसल। दूसरी चीज कृषि में ही आता है पशुधन। तीसरी चीज जो आती है वो आती है वानिकी। और चौथी चीज जो आती है वो आती है मत्स्य। तो अगर मैं कृषि में बात करूं तो फसल का योगदान कितना है? 45.54%। पशुधन का योगदान 46.4%। यानी अपने राजस्थान राज्य में जो पशुधन का योगदान है कृषि के क्षेत्र में, वो फसल से ज्यादा है। और फसल से अगर योगदान ज्यादा है तो सीधी सी बात है, अपन को जो स्कीम चलाई जाएगी वो पशुधन से रिलेटेड ज्यादा चलाई जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ पर जो थार रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान है, केवल रेगिस्तान, जो अपना मरुस्थल है, उसके अंदर फसलों का उत्पादन हो नहीं पाता। और फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता तो उत्पादन किससे करे? अपनी आजीविका किससे चलाए? तो वो चलाएंगे अपन पशुधन से। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको जीडीपी से कुछ डेटा बताए थे। तो ये बात समझ में आ गई। इसका 61% योगदान है। मत्स्य का 0.37 है, लेकिन वो याद मत कीजिए। बस आप एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अपनी जीडीपी में कृषि है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? पशुधन का। किसी भी राज्य, अन्य राज्य का, उसमें फसल का ही योगदान सबसे ज्यादा होता है कृषि में। लेकिन अपने यहाँ पर क्योंकि रेगिस्तान है, इसलिए पशुधन का योगदान ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा सीएम दूध उत्पादन संबल योजना अनुदान कितने रुपए बढ़ा दिया गया है। तो 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। पहले 2 रुपए था अनुदान, अब कितने रुपए कर दिया? 5 रुपए। अच्छा, जीडीपी स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 था अपना 7.33 लाख करोड़। 11%, 26, 28, 44। ये अपना 26, 28, अरे ये आज पहली क्लास है तो थोड़ी बहुत 26, 28, 44 और 24, 30, 45। 24, 30, 45 ये योगदान है अपना परिवर्तनशील मूल्यों में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का। क्लियर है? तो ये अपने क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। कृषि के इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बात को समझिए, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात मत कीजिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन में 1 महीने का करंट अफेयर अपन कंप्लीट कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 6 क्लास लगेगी, और अगर ज्यादा लगी 6 से 7 लग गई, इसका मतलब आपको पूरा मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। ठीक है, अब अगला क्या है? बाड़मेर स्थित किस एयरपोर्ट स्टेशन को रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उत्तरलाई ये हवाई अड्डा। यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है, उत्तरलाई हवाई अड्डा।
ये अपना एयरपोर्ट जो ये हवाई अड्डा है, इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगर मैं अपने यहाँ पर बात करूँ परिवहन की, उसी में बात करूँ हवाई अड्डे की, तो देखिए सबसे पहले तो अपने 4 नागरिक हवाई अड्डे, एक तो सांगानेर जयपुर, ये अपने राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 4G इंटरनेट की सुविधा देने वाला भी हवाई अड्डा अपना जयपुर ही है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। ठीक है, इसके बाद में एक बात और करें तो दूसरे नागरिक हवाई अड्डे की, तो उसका नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? डबोक उदयपुर में। कहाँ स्थित है? डबोक उदयपुर में। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय। राज्य सरकार की कोशिश चल रही है यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट लैंड करे तथा यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो सके। तीसरा है कोटा हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा, ये वर्तमान में बंद है भाई। और चौथा है किशनगढ़, जो कि अपने आ जाता है अजमेर में। कहाँ आ जाता है? अजमेर में। कहाँ आ जाता है? किशनगढ़ आ जाता है अपने अजमेर में। ये तो 4 है अपने नागरिक हवाई अड्डे जो राजस्थान में स्थित है, वो 4 नागरिक हवाई अड्डे। इसके अलावा भी बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, वो है सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। अब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये युद्ध और भारतीय सेना जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो अपने राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। तो जो अपने युद्ध और की स्थिति में काम आते हैं वो एयरपोर्ट, ये अपने हवाई अड्डों की अपन बात करेंगे। अच्छा, ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? फिर सामरिक रूप से महत्व वाले IAF द्वारा संचालित। किसके द्वारा संचालित होते हैं? इंडियन एयर फोर्स द्वारा ये संचालित होते हैं। पूरे 5 है। मैंने कहा युद्ध की स्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, इसलिए सेना द्वारा ये हवाई अड्डे बनाए गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि हवाई अड्डे कहाँ बनाए जाएंगे, बॉर्डर पर कौन कौन से अपने जिले हैं? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है। दूसरा अपना है इसी के नीचे नाल, बीकानेर, दूसरा हवाई अड्डा हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर गंगानगर की सीमा लगती है, फिर बीकानेर, फिर सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला पाकिस्तान से जैसलमेर हवाई अड्डा। एक है नाल बीकानेर हवाई अड्डा। जैसलमेर के बाद में चौथा बॉर्डर शेयर करता है उत्तरलाई हवाई अड्डा। ठीक है भाई, चौथा ये हो गया। मैंने कहा 5 है, बॉर्डर तो 4 का ही लगता है। तो एक है रातानाडा जोधपुर, रातानाडा जोधपुर में स्थित जोधपुर हवाई अड्डा। ठीक है। अच्छा, ये पांचों के पांचों IAF द्वारा संचालित होते हैं। एक बात तो इसका ध्यान रखना है, सामरिक रूप से महत्व वाले हैं, लेकिन ये जो है इसमें शांति काल में रातानाडा जोधपुर हवाई अड्डे में शांति काल में नागरिकों हेतु खुला होता है ना, जब युद्ध और की स्थिति नहीं होती है नागरिकों हेतु खोला जाता है शांति काल में केवल।
युद्ध की स्थिति में अगर इंडियन एयरफोर्स को लगे तो वो नागरिकों की आवाजाही इस एयरफोर्स स्टेशन से बंद भी कर सकती है। अच्छा, उत्तरलाई हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। अब नागरिक उड़ान की यहाँ से भी सहमति दे दी गई है, यही अपन ने पढ़ा था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, नाल, बीकानेर और बाड़मेर, और एक क्या है? जैसलमेर, एक है सूरतगढ़ गंगानगर। जैसलमेर को भूमिगत बनाए जाने का प्रस्ताव है। क्लियर है भाई? तो अपन ने क्या पढ़ा? बाड़मेर स्थित किस एयरफोर्स स्टेशन को रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी है। तो अपन ने देखा कि वो कौन सा हवाई अड्डा है? उत्तरलाई बाड़मेर वाला हवाई अड्डा है, जिसे किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी है। तो हवाई अड्डे अपन ने क्लियर कर लिए। करंट की जो चीज थी वो भी अपन ने कवर कर ली। अब अपन चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ये है जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र श्री राम शांताई। आगे ये भी है तो ये स्थित है आपके जाखोड़ा गांव, कोटा में स्थित है। सबसे पहले श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है जाखोड़ा गांव, कोटा में। अब आप जानते हो जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि यानी अपन रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करें, जिससे जो फसल का उत्पादन हो उससे भूमि को भी नुकसान न हो तथा अपनी भी हेल्थ के लिए अच्छे रहे। तो राजस्थान की जैविक व औद्योगिक नीति, केवल जैविक नीति भी याद रख सकते हैं आप, या आप याद रख सकते हैं जैविक व औद्योगिक नीति। ये कब आई थी? 2017 में। कब आई थी भाई? 2017 में। अच्छा, मैं अगर बात करूं पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो पहला जैविक राज्य आपके सिक्किम। कौन सा राज्य है भाई? सिक्किम। अगर मैं पहला जैविक राज्य तो कौन सा हुआ? सिक्किम। पहला जैविक जिला की मैं अगर बात करूं तो वो कौन सा है? अपने राजस्थान का डूंगरपुर। और तीसरा है अपने घाटी गांव। ये पहला जैविक गांव है अपना, पहला जैविक गांव। वो कौन सा है? तो वो है अपने घाटी गांव, उदयपुर। अब इसमें कई बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ खबरें छपी थी तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये है अपना जैविक गांव पहला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 साल पहले जैविक गांव बन गया था घाटी गांव, उदयपुर। क्लियर? अच्छा, घाटी गांव, उदयपुर। पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। जैविक व औद्योगिक नीति, लीजिए मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं। जैविक व औद्योगिक नीति। ये कब आई थी? 2017 में। कब आई थी? 2017 में। पहला जैविक राज्य सिक्किम, जैविक जिला डूंगरपुर और जैविक गांव कौन सा है? घाटी गांव, उदयपुर। अगर मैं कुछ और बात करूं एड इसमें, कुछ अपन इंपोर्टेंट कृषि अनुसंधान केंद्र देखें। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो एक आपने पढ़ा होगा तबीजी, जो कि बीजीय मसालों से संबंधित है। बीजीय मसालों से संबंधित। ये कहाँ है? डुमाडा, अजमेर में। कहाँ है? डुमाडा, अजमेर में स्थित है। ठीक है। तबीजी कहाँ पर स्थित है? डुमाडा, अजमेर में।
शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, यह आपके स्थित है बीचवाल, बीकानेर में स्थित है। बीचवाल बीकानेर में स्थित है। और तीसरा अपन बात कर रहे हैं सेवर, शस्य अनुसंधान केंद्र, शस्य अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर में स्थित है। अब देखो, तीन अपन ने बात की अनुसंधान केंद्रों की, और ये तीनों ही ICAR द्वारा विकसित किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा अपने राजस्थान में 3 अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। वो कौन से हैं? तबीजी, शुष्क बागवानी और शस्य अनुसंधान केंद्र। इन दोनों की स्थापना जो हुई थी, इन दोनों की स्थापना वो हुई थी आपके 1963 में। एक आता है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन, ये आपके स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में एक आता है आपरी, ये भी आपके कहाँ स्थित है? जोधपुर में। एक आपने पढ़ा होगा, बहुत पुराना है, रारी, राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान कृषि अनुसंधान, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। ये स्थित है आपके दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। 1943 में बना था। ठीक है, याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा, ये अपन ने पूरी बात कर ली, इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल से बात कर ली कि इससे रिलेटेड जीके में जो भी क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। अब देखिए, एक बार अपन देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। कि सबसे पहले अपन ने शुरू किया था, हाल ही में 1800 मेगावाट के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो एक जैसलमेर में है और एक बीकानेर में है। जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता वाला है और बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क स्थित है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, तो वो 2011 में आई थी। राजस्थान पहला राज्य है सौर ऊर्जा नीति निकालने वाला, अलग से सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला। और उसके बाद में 2014 में आई थी। इसके बाद में पवन और सौर ऊर्जा नीति एक ही डेट को आई थी, तो साथ में याद रख लेना 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। अगर मैं सौर ऊर्जा के प्लांट की बात करूं तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट। ये 65, 680, 1000 व 500। उत्पादन क्षमता क्या है? 65, 680, 1000, 500। मेरे साथ साथ नंबरों को बार बार दोहराइए, 65, 680, 1000, 500। ठीक है, पहली दो में उत्पादन कौन कर रहा है? RSPDC। तीसरी में सूरज ऊर्जा ILFS, और चौथी जो है उसमें उत्पादन किया जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा। इसके अलावा 3 सोलर पार्क और देखे थे अपन ने। फतेहगढ़ 1500 मेगावाट अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा उत्पादन। नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट उत्पादन क्षमता RSPDC द्वारा उत्पादन। आखिरी देखा था फलोदी 750 मेगावाट सूरज ऊर्जा द्वारा उत्पादन। फिर अपन ने देखा था पवन ऊर्जा नीति कब आई है, तो पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में और बाद में आई थी 18 दिसंबर 2019 जो अभी चल रही है। अमर सागर अपने आप पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट है। बड़ा बाग जैसलमेर में ही सेम स्थित है अमर सागर की तरह।
वो पहला निजी है। इसके अलावा देवगढ़ और बड़ौदी थे। ठीक है, डूंगरपुर में एक अभियान चलाया गया है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया है, डूंगरपुर पुलिस द्वारा ये चलाया गया है, तो इसे भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सीएम दूध उत्पादन संबल योजना, ये कब आई थी? 1 फरवरी 2019 में। प्रति किलो अनुदान पहले कितना था? 2 रुपए। अब अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 रुपए अब अनुदान बढ़ाकर कर दिया गया है। मैंने जैसे कि कहा था, अपने जीडीपी में जो कृषि का क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक योगदान पशुधन का है। जनरली आप किसी राज्य या देश में देखेंगे तो उसमें कृषि में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? फसल का होता है, लेकिन अपने यहाँ पशुधन का है। इसलिए अपन ने बात भी की थी जीडीपी की। जीडीपी 2 प्रकार से निकाली जाती है, एक तो स्थिर मूल्यों पर, एक परिवर्तनशील मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष क्या लिया जाता है? 2011-12। अपनी जीडीपी कितनी है? 7.33 लाख करोड़। और ग्रोथ रेट क्या रही है? तो वो 11% रही है। इसी प्रकार परिवर्तनशील मूल्यों पर अपनी जीडीपी कितनी रही है? 11.96 लाख करोड़। और ग्रोथ रेट क्या रही है? 18%। अच्छा, फिर अपन बात कर रहे हैं कृषि की। तो कृषि अगर अब मैं बात करूं अपनी जो जीडीपी है उसमें तीनों क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों के ऊपर, तो वो है 26, 28, 44। ठीक है, 26, 28, 44। और इधर नंबर क्या है? 24, 30, 45। ये तीनों क्षेत्र का योगदान है। फिर अपन ने बात की थी अपनी जो कृषि है उसमें चारों क्षेत्र कौन कौन से शामिल होते हैं। जब मैं बात करता हूं ना कि जीडीपी में कृषि का 30% योगदान है या 28% योगदान है, तो उस कृषि में ये 4 चीजें जोड़ी जाती है कि फसल से कितनी आय हुई अपन को, कितने मूल्य का अपन ने फसल उगाई, पशुधन का कितना किया, वानिकी और मत्स्य। तो इसमें अगर अपन देखें दोस्तों तो फसल का योगदान सबसे ज्यादा है। अरे मैं भी चाहता हूँ, फसल का योगदान 45.54% है, पशुधन का योगदान 46.04% है, फिर वानिकी का 7% है। ठीक है, और मत्स्य का 0.37। यहाँ पर नोटिस इन्हीं 2 को करना आपको, फसल और पशुधन। अपने यहाँ पशुधन का योगदान सर्वाधिक है। फिर अपन ने आगे बात की थी कि बाड़मेर स्थित किस एयरपोर्ट ये हवाई अड्डे को रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी है, तो वो उत्तरलाई हवाई अड्डा है। फिर अपन ने बात की थी अपने यहाँ पर 4 नागरिक हवाई अड्डे हैं। 4 नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सांगानेर जयपुर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय है, पहला फौजी सुविधा देने वाला है। ठीक है, महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित है। ठीक है, कोटा हवाई अड्डा अभी वर्तमान में बंद है। किशनगढ़ है, अजमेर। ठीक है, ये 4 हवाई अड्डे। फिर 5 है अपने सामरिक रूप से महत्व वाले एयरपोर्ट हवाई अड्डे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बॉर्डर किसका लगता है? सूरतगढ़ गंगानगर का। सामरिक रूप से महत्व वाले हैं, आईएफ द्वारा संचालित होते हैं। ओवरऑल बात यह है सेना के काम के हैं, तो सेना क्या काम करेगी? देश की रक्षा। देश की रक्षा बॉर्डर पर होती है, तो चारों बॉर्डर वाले आ गए, सूरतगढ़ गंगानगर, नाल बीकानेर हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा और उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर वाला हो गया, और रातानाड़ा जोधपुर हवाई अड्डा। ये शांति काल में नागरिकों हेतु खोला जाता है, अब ये भी खोल दिया गया है। ठीक है भाई। हाँ भाई, श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जाखोड़ा गांव, कोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जाखोड़ा गांव कोटा में स्थित है। और इसके अलावा अपन ने देखा था जैविक व औद्योगिक नीति आई कब थी अपने यहाँ पर? तो वो आई थी 2017 में राजस्थान में। पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। पहला जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। पहला जैविक गांव कौन सा है? घाटी गांव, उदयपुर। इसमें कई बच्चों को डाउट आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 साल पहले ही बन गया था। अच्छा, कृषि अनुसंधान केंद्र की मैं अगर बात करूं तो तबीजी, अगर अन्य कृषि अनुसंधान केंद्र जो यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी बात करूं तो तबीजी बीजीय मसालों से संबंधित है, डुमाडा अजमेर में स्थित है।
शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर ICAR द्वारा तीनों विकसित किए गए हैं। ये दोनों 1993 में बने थे। ठीक है। काजरी जोधपुर में स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और आपरी ये भी जोधपुर में स्थित है। रारी राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर 1943 में बना था। ये दोनों 1993 में बने थे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार अपन थोड़ा थोड़ा जीके भी पढ़ते रहेंगे साथ में ही करंट के, ताकि उस करंट से मिलता जुलता जो जीके से क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपका गलत है ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार।